हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो थ्योरी हम लोग इसकी कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर की पहले जो 3 वीडियोस हैं उसमें। लेकिन स्टोइचियोमेट्री में आप लोगों को डाउट होगा कि मैंने कोई थ्योरी एज सच नहीं करवाई, बस मैंने 2-3 फॉर्मूलाज बताए कि एक मोल में इतने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम कितना होता है, ये सब करवाया। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम हमें तो टीचर्स ने ये वाई डायग्राम सा पढ़ाया है, जैसे ये वॉल्यूम कैसे निकालते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आपने तो ये पढ़ाया ही। ठीक है, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए, तो ये क्यों याद करना है हमें। ठीक है, जब हमारा काम सिर्फ समझने से हो जाएगा, इसको याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बट एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ आपको क्या है ये चीज़। उसके बाद में करेंगे स्टोइचियोमेट्री के बाद में हम मतलब इसी वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम स्टोइचियोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप के अलग अलग, ताकि आप लोगों को एक एक दो क्वेश्चन हर एक टाइप से मिल जाए, ताकि आप बाद में उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या होगा, MCQs करेंगे। जो भी आने वाले टाइम में क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, या फिर जो इजी क्वेश्चंस होते हैं लेवल 1 के, वो करेंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी KVS, DSSP और ये जो अपना UP PGT इन सब में पूछे गए हैं, UP TET MP TET इन सब में पूछे गए हैं, उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो वहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो देंगे। ठीक है, तो ये 3 वीडियोज़ हैं, इनको कर लोगे तो आपका पहले चैप्टर से आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा या गलत होगा। ठीक है, तो एक बार बस इस साथ साथ प्रैक्टिस करने आपका काम हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। ये जो वाई डायग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में लिखा होता है मोल, इधर है मास, वॉल्यूम और नंबर। ठीक है, इसने क्या बोला है कि जब ये मोल होते हैं, अगर आपको मोल गिवन है, उसको अगर आप नंबर ऑफ Na अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको नंबर को आप डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएगा, उल्टा होगा, सीधी सी बात है। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, सिंपल सी बात है, एक मोल किसके बराबर होता है, Na एटम्स के। ठीक है, ये सबसे पहले बताया था मैंने, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक मोल में Na एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स, समझ आ गया। अब मुझे अगर निकालना है कि 5 मोल में कितने होंगे, तो सीधी सी बात है ना, जैसे हम सिंपल करते हैं कि Na इसमें थे तो 1 से डिवाइड और फिर जितने निकालने हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये 1 को तो हम हटा सकते हैं ना यहाँ पे, तो क्या आ गया, ये Na इंटू 5। यही तो बोला है कि Na को जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल से मल्टीप्लाई करते। तो लेकिन इसमें याद करने वाली कौन सी बात है, ये बताओ मुझे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूलेज याद भी कर गए तुम वहाँ पे क्वेश्चन में, वहाँ पे जाके डायरेक्ट तुमने इनको याद किया और क्वेश्चन पेपर में जाके तुम भूल जाओगे। मल्टीप्लाई इधर करके इधर से आना था, या फिर इधर से इधर जाना था, डिवाइड करना था। मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई करूँ या फिर 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई करूँ मास निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सब कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करनी है, जब हमें सिंपल से जो डेफिनेशन है वहीं से सब कुछ पता चल रहा है। और जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे साथ के साथ, अगर आप रफ शीट में ये लिखते जाओगे ना, 1 मोल गिवन है, 5 मोल कितने निकालें, तो आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। समझ के ही करोगे ना क्वेश्चन को, तो कितना क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि इसको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ये वाली जो चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम को इतने से मल्टीप्लाई इतने से डिवाइड करना है, उसमें क्या है, एक मोल कोई भी गैस होती, कोई भी गैस STP पे अगर रखते हैं, ये STP वाली कंडीशन है, STP पे अगर रखते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है, X मोल, कोई भी मोल होगा तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर इंटू X। सिंपल, यही चीज़ तो यहाँ पे गिवन है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ो, साथ साथ नोट डाउन करते जाओ क्या क्या गिवन है, उसी को समझ के फिर करो, ताकि एक तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये गलती ना हो। बहुत सिली मिस्टेक्स होती है जो आपको नहीं करनी है, सारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना, एटॉमिक वेट से करना था या फिर Na से मल्टीप्लाई करो, ये सब कन्फ्यूजन हो जाएगा, वहाँ मत करना। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 साल तक एक कंपनी में काम किया है जहाँ पे ये पूरे असाइनमेंट वगैरह बनाते थे हम लोग, लाइक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर जो प्रिपरेशन करवाते हैं, वो पूरा असाइनमेंट का एक प्रोजेक्ट देते थे, वो हम बनाते थे। तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन लिखा, वहाँ पर ढूंढते थे बच्चा क्या करेगा, हो सकता है वो मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करे, तो एक ऑप्शन हम उसका डाल देते थे कि उसने डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, वो आंसर आ जाएगा।
दूसरे में हम डालते थे मल्टीप्लाई वाला, जो सही है। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो तुम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी कर सकते हो और तुम्हारा आंसर आएगा ए, और जल्दी से टिक करोगे तो वहाँ पे तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, समझो बात को। छोटी सी बात है, एक मोल में n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एक मोल में 22.4 लीटर ऑफ गैस होती है, किसी भी कोई भी गैस एचटीपी पे। ठीक है, अब ये वाली चीज़ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं एक बार बताती हूँ आपको। नंबर ऑफ मोल्स को मान लो n से डिनोट कर रखा है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और यहाँ पे क्या कर रखा है, मास और इसके बीच में ये रिलेशन निकाला है। तो तुम वहाँ पे बैठ के ये थोड़ी देखोगे कि ये मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ, तुम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, डायरेक्ट इसको यूज़ करो बस। ठीक है, तो ये याद नहीं करना है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो है उसके एक एटम का मास निकालें। ठीक है, ये बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बट इनको करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम सिल्वर, इसका मास निकालना है कितना है। अभी सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होगा, एक टेबल आपको दूसरी वाली वीडियो में मैंने बताई थी कि पूरी ये टेबल याद कर लो, कि बहुत बार बार में रिपीट होती है क्वेश्चन। यही वाले जो एलिमेंट्स हैं यही आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इनको याद कर लो। इनका होता है, इसका होता है 108 ग्राम। ठीक है, एक एटम का मास निकालना है हमने, और इसका एटॉमिक मास होता है 108। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 08 क्या बोला था मैंने, एक मोल का जो मास होता है, एक मोल एलिमेंट का जो मास होता है वही उसका क्या होगा, एटॉमिक वेट। ठीक है, एक मोल एटम का जो मास होगा वही होगा एटॉमिक वेट। ये कितना है एटॉमिक वेट इसका, एक मोल का 108 ग्राम, ये लिख दिया। अभी एक मोल बोला, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स में का मास कितना हो रहा था हमारा, 108। समझ रहे हो, 1 मोल की जगह पे मैंने ये लिख दिया, बस रिप्लेस किया, वो एटॉमिक वेट। और ये इतने एटम्स का इतना वेट है, तो एक एटम का कितना हो जाएगा, सिंपल 108 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। इसको सॉल्व कर लोगे तो उसका एक एटम का मास हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बहुत ही ईजी था ये वाला, समझ आ गया होगा ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ऊपर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम्स ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, केन शुगर क्या होता है। केन शुगर C12H22O11। ठीक है, ये क्या होता है, केन शुगर का फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप बीच में लिखते जाओ नोट्स के में, केन शुगर का फॉर्मूला ये होता है। और इसका एटॉमिक जो मास है ना, सॉरी मोलिकुलर मास जो है वो याद रखो 342 ग्राम्स होता है। ठीक है, 342 ग्राम्स याद रखना है इसको, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है रिपीट में। अब वहाँ पे बैठ के तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे, 12 × 12 + 22 + 11 × 60, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसको याद रखो 342 केन शुगर जो होती है उसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला और मास, यहाँ पे इन्होंने किया है, पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है 342 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। जो भी मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, उसमें Na मॉलिक्यूल्स है, Na एटम्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। Na मॉलिक्यूल्स को कितना मॉलिक्यूल्स लिख सकती हूँ मैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, इन्होंने क्या बोला है, 34.2 ग्राम में कितने होंगे। इसको वहाँ पे डिवाइड करते हैं सीधा, 0.22 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय जितना गिवन है मास हमें। ये वाली चीज़ को हम वहाँ पे डिवाइड करते थे, जैसे निकालते थे 342 ग्राम में इतने मोलिक्यूल्स है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और फिर ये निकालते थे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। अब इसको कैलकुलेट करना है, सीधे सीधे ये अपॉन 10 होगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022 × 10⁻22। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी वाटर निकालना है हमने, कितने, 1 लीटर H2O में, और हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी के सिंपल H2O 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ये फाइंड आउट करना है, सिंपल। अभी क्या करना है, 1 लीटर है, वहाँ पे लीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, थोड़ा गड़बड़ हो गई यूनिट्स में। तो अभी क्या करते हैं, इन दोनों को ml में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में ही पे रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml बराबर, सेंटीमीटर क्यूब लिखो या फिर ml लिखो, एक ही बात। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 ml। दूसरी बात, 1 लीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ मिलीलीटर। ठीक है, मिली में 10⁻³ लगाते हैं, 1 लीटर में 10⁻³ मिलीलीटर हो गए। ये हो गया दोनों चीज़ें। तो मतलब हमें क्या निकालना है, 1 लीटर पानी गिवन है, 1 लीटर पानी गिवन है, उसको मैं लिख सकती हूँ, हमें जो गिवन है वो है 1000 ml पानी। 1000 ml पानी में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है ये फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे आओ, डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml लिख सकती हूँ मैं। मतलब कि 1 ml पानी का जो वेट है वो 1 ग्राम है। समझ आ गया। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, कितना मास है गिवन वॉल्यूम में। ठीक है, तो 1 ग्राम मास है कि 1 ml में, ये एक ही होता है यहाँ पे, 1 ग्राम मास है 1 ml, 1 ml का हो गया 1 ग्राम। समझ आ गया। तो यहाँ पे 1000 ml का मतलब हो गया पानी है हमारे पास 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ml में निकालना था, 1000 ग्राम पानी है हमारे पास। ठीक है, 1000 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स है ये फाइंड आउट करना है। अब आ जाओ वापस से मॉलिक्यूलर वेट में। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का। 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पानी के, Na। ठीक है, तो 1000 में एक में कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, Na डिवाइडेड बाई 18। और इसी तरह से जब हमने 1000 ग्राम में निकालना है तो वो कितने हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1000। यहाँ पे Na की वैल्यू लिख दो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 1000, मल्टीप्लाई करो, सिंपल, ये आंसर आएगा इसका। अब यहाँ पे क्या है, एक काम की बात है जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी पानी की डेंसिटी हो सकता है, यहाँ पे तो 1 गिवन थी। ठीक है, हो सकता है कभी कभी 0.99 0.89 कुछ गिवन हो। ठीक है, लेकिन जब भी 1 दिया होगा, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, तो जितना लीटर पानी होगा ना, जितना लीटर पानी होगा उसको पहले तो ml में कन्वर्ट कर दो, उतना ही ग्राम पानी है वो। ठीक है, वॉल्यूम में दो या फिर ग्राम में दो, वो सेम होता है। जितना लीटर है उसको ml में कन्वर्ट कर लो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और उतना ही ग्राम पानी होता है वो। लीटर में लिखो या फिर ग्राम में लिखो, क्योंकि डेंसिटी 1 है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके सामने लिखी हुई है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, हमें पता करना है कितने एटम्स है सल्फर के, 64 ग्राम अगर सल्फर हमें गिवन है। ठीक है, अभी पहले एक बात क्लैरिफाई कर देती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतने सिंपल थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, तो हाँ इतने ही सिंपल आते हैं, बट वहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, प्रेशर होते हैं माइंड पे, तो आप ये भी क्लियर अच्छे से नहीं कर पाते हो, आंसर सही नहीं कर पाते हो। तो ये इतने लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत हाई लेवल होगा जो आगे करेंगे हम, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा पैराग्राफ गिवन होगा उसमें से आपको निकालने हैं, आप कैलकुलेशन किए ही जा रहे हो। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो फिजिकल की अगर मैं बात करती हूँ, अगर 30 क्वेश्चन आए ना तो 5 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत लेंथी लगेंगे, उनमें कैलकुलेशन किए जा रहे हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो आप पहले ही एक काम रिव्यू करने के लिए छोड़ दो। ठीक है, पहले वो अटैम्प्ट करो जो देखते ही टिक हो रहे हैं। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाले होते हैं वो ना तो करने चाहिए अटैम्प्ट पहले पेपर में, क्योंकि करते हैं तो भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और वो आंसर गलत ही जाता है, हमारा नेगेटिव में लेके जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं आपने। इससे थोड़ा सा हाई जो अभी आगे चलते जाएंगे हम वो होता जाएगा, बट हाँ ये करने हैं। अभी देखो इसमें पूछा हाउ मैनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सल्फर जो बोला है इन्होंने, सल्फर जो है वो एलिमेंटल सल्फर है।
वो कैसे प्रेजेंट होता है, सल्फ़र क्या होता है S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है पहली बात, ठीक है, क्राउन शेप में होता है, या फिर दूसरे जो भी एलोट्रोप्स होते हैं उसमें S8 की फॉर्म में लेंगे हम इसको, ठीक है। S8 64 ग्राम की बने हमें, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि 64 ग्राम ऑफ S8 में कितने सल्फ़र के एटम्स आएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, S8 का मास कितना होगा पहले ये निकालो। एक मोल S8 का मास कितना होगा, 8 सल्फ़र है, ये सल्फ़र का मास है, 8 इंटू सल्फ़र का मास, तो ये हो जाएगा 256 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक मोल S8 का मास कितना होता है, मोलर मास जो होता है इसका निकालेंगे वो हो जाएगा 256 ग्राम, ठीक है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र है, यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस एक मोल की जगह पे मैं लिख सकती हूँ, एक मोल ऑफ सल्फ़र 8 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र। ध्यान रखना है यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, एटम नहीं लिखा है। मोलर मास इसका लिया है तो इसके इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 256 ग्राम में, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स का मास है ये। अब एक बात देखो, सल्फ़र का जो एक मॉलिक्यूल है ना S8 में, इसमें सल्फ़र के एटम्स कितने हैं, सल्फ़र के एटम्स हैं 8, ठीक है। 8 एटम सल्फ़र के हैं एक मॉलिक्यूल में। अभी यहाँ पे पहले हम निकाला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। 256 ग्राम सल्फ़र में है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। ये बस पलटा है, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, ठीक है। हमने कितने में निकालना है, 64 लिख लेते हैं। 64 ग्राम सल्फ़र में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 256 इंटू 64 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे तो आई थिंक 64 से कैंसिल होगा ये, 64 से ही होना चाहिए। हाँ, जब इसको पूरे को कैलकुलेट किया है मैंने यहाँ पे भी डिवाइड करके, तो इसका आंसर आ रहा है, गिवन है 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कि 64 ग्राम ऑफ सल्फ़र में 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं S8, और S8 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 8 निकालने हमने एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट इसको, 8 इंटू 1.506 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या किया है हमने, हमें गिवन है मास गिवन है, उसमें हमें निकालना है एटम ऑफ सल्फ़र। अगर सिर्फ मॉलिक्यूल्स निकालना होता ना तो हम यहाँ तक छोड़ देते इसको कि ये मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हमें एटम निकालना है और एक मॉलिक्यूल में 8 है, इसलिए आगे काम किया हमने। 64 ग्राम गिवन था, S8 का मोलर मास होता है 256 ग्राम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 64 ग्राम में कितना हो गया ये निकाल दिया। अब मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे, तो एटम्स कितने होते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो। एक सवाल आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है यहाँ पे, सेम जैसे जितने 2-3 क्वेश्चन किए उसी, अगर ये कर लोगे तो वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, डाउट वगैरह जो भी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है। 53 ग्राम ऑफ इस Na2CO3 में कितने सोडियम एटम है, कितने कार्बन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम, ये कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पे ये जो है ये मैंने फाइनल आंसर दे दिए कि सोडियम का इतना होगा, कार्बन के इतने होंगे और ऑक्सीजन के इतने होंगे। एक बार सॉल्व करके देखो और मैच करके देखो हो गया है कि नहीं हो गया, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बता दो कि मेरा आंसर तो ये आ रहा है और नहीं मैच हो रहा, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी फिर कभी। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप 3 हो गया आपका, 2 टाइप के क्वेश्चन पहले कर दिए, 3rd टाइप के हैं। ऐसे 3 टाइप्स के और होंगे, इनको कर लोगे आपका मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
स्टेशोमेट्री के भी 2-3 टाइप्स के हैं, वो करने हैं। तो इनसे ना एक एक अगर आप क्वेश्चन खुद से भी कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 गैस एट 273 केल्विन एंड 2 ATM। ठीक है, पहली बात हमें क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। यहाँ पे गिवन है हमें कंडीशंस जो गिवन है वो क्या है, कितना ml गिवन है हमें, वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml लिख दूँ मैं, बराबर ही बात है, एक ही बात होती है, सेंटीमीटर क्यूब लिखो या ml लिखो। उसके बाद गिवन है टेम्परेचर 273 केल्विन, उसके बाद है प्रेशर 2 ATM। बस ये चीज़ें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। इस कंडीशन में जब मैंने गैस को रखा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को उल्टा समझना होता है कि मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, और ये जो कंडीशंस गिवन है इससे मैं STP पे वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और STP पे वॉल्यूम क्या होता है, 22,400 लीटर 400 ml में, 22,400 ml में 1 मोल होता है। ये बात मुझे पता है, कंडीशंस देख के पता लग जाएगा ना तुम्हें STP का वॉल्यूम से कुछ रिलेशन है, इतना अंदाज़ा हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इतने ml में 1 मोल है, मतलब Na मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मेरे को गिवन इस कंडीशन में मुझे STP पे, ये जो कंडीशन है इनको मैं कन्वर्ट कर दूँ कि STP पे कितना वॉल्यूम है मेरा NH3 का, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं यहाँ से इस इक्वेशंस का यूज़ करके मैं मॉलिक्यूल्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है इतना, इतने वॉल्यूम में 1 मोल है, ये मान के चलो। ठीक है, इतने वॉल्यूम में 1 मोल है। अगर मुझे किसी तरह पता चल गया कि इस गैस को अगर मैं STP पे ले जाऊँ तो कितना वॉल्यूम होगा, तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आराम से। तो बस यही करना है। अब हमें क्या करना है कि STP पे इसका वॉल्यूम कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, STP की कंडीशंस हम लिखना शुरू करें। यहाँ पे टेम्परेचर तो हमेशा पता ही है आपको 273 केल्विन ही रहेगा। प्रेशर आपको पता है 1 बार ही रहेगा हमेशा, 1 ATM। ठीक है, वॉल्यूम हमें निकालना ही है क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने हैं, नंबरिंग दे देते हैं। इसको V1 T1 P1 मान लेते हैं, इसको T2 P2 V2 मान लेते हैं। अब एक चीज़ होती है PV = nRT, सबने पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 = P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, वरना नहीं पढ़ा है तो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये याद रखो कि कंडीशन 1 में जो गैस है उसके प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को के जो अमाउंट है उसको यहाँ पे रखेंगे तो वो बराबर होगा किसी भी दूसरी कंडीशन में जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं P1 V1। P1 कितने हैं, 2 ATM, वॉल्यूम कितने हैं, 350। ठीक है, ml में गिवन है, ध्यान रखना अगर ये ml में है तो ये वॉल्यूम भी ml में ही आएगा और हमें ml में चाहिए, और ये हो जाएगा 273। ठीक है, P2 V2 और T2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ATM, वॉल्यूम तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है, अपॉन टेम्परेचर हो जाएगा 273। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेना है, 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, V2 अपॉन 273 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे इंटू 273 इक्वल टू वॉल्यूम 273 से 273 गया, मतलब वॉल्यूम कितना आ गया हमारा 700 ml। ठीक है, तो यही तो हमें मतलब मेन चीज़ फाइंड आउट करनी थी। अगर हमें ये पता लग गया कि इतना ml है STP पे तो हम आराम से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है अभी, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ गया है 700 ml। अब मुझे पता है 22,400 ml में होते हैं 1 मोल या फिर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, इसको Na लिख सकती हूँ मैं, Na, इसमें कितना हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय 22,400, तो 700 ml में कितना हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय 22,400, 700। Na की वैल्यू रख देना वापस से और इसको कैलकुलेट कर लेना। Na सिर्फ इसलिए लिखा था कि मुझे बार बार भी ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके।
ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप का और देती हूँ, आपको खुद से सोल्व करना है जैसे बोलती हूँ। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट 298 केल्विन एंड 180 प्रेशर। 298 ग्राम ऑफ CO2 सॉरी 88 ग्राम ऑफ CO2 एट 298 केल्विन और 180 प्रेशर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें CO2 के कितने में। ठीक है, सेम जो पहले वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही है। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे कि क्यों बना रही हूँ मैं वीडियो, जो कोई देख ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, ठीक है। अभी हम करते हैं टाइप 4 क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3। 0.1 मोल ऑफ KNO3 गिवन है, उसका मास निकालना है। अब मुझे सीधे से पता है कि 1 मोल जो KNO3 होगा उसका कितना मास होगा, इसके मोलर मास के बराबर। और मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर लूँगी, KNO3 गिवन है, पोटेशियम का कितना है 39 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे 3 × 16, इन सबको ऐड कर दूँगी 39 + 14 + 3 × 16। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ रहा है 101। ठीक है, तो 1 मोल में कितना होता है एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास होता है वही उसका मास होता है। 1 मोल KNO3 का मास है इतना, तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, सिर्फ एक पॉइंट आए तो ये हो जाएगा 10.1 ग्राम। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था। ये भी गलत कर देते हैं जब वहाँ पे कॉम्पिटिटिव। अभी एक सवाल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग मासेस इन ग्राम्स। इन सब के मास निकालने हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, 1 ग्राम ऑफ आयरन। इन सब का मास निकालना है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये आपका आंसर गिवन है। अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो समझ लो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपका मोल कॉन्सेप्ट जो है वो हो चुका है क्लियर। अभी एक चीज़ और ऐड कर लो यहाँ पे, अगर मैं 7th लिखना चाहूँ तो 52.4 लीटर ऑफ फ्लोरीन गैस। ठीक है, तो इसके बाद में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब करते हैं हम स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री अभी हम शुरू करते हैं स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी करने थे, मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आपको पता है। ठीक है, अभी हम समझते 2 मिनट में इसकी जो भी समझने वाली चीज़ें वो जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्टेशो, ये एक केमिकल रिएक्शन है। जो कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने HCl डाला तो ये प्रोडक्ट्स बने हैं 3 अलग। ठीक है, अब स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है, कोई भी रिएक्शन लिखो पहले उसको बैलेंस कर लो। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री को ना मोल भाव की तरह समझो, वही जो मैं शुरू से बोलती आ रही कि जब भी आप मोल भाव करते हो कि इतने में इतना मिल रहा है तो 50 रुपये में मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, तो यही है। कैल्शियम कार्बोनेट था, उसने HCl के साथ रिएक्ट किया, CaCl2 + H2O + CO2 बना दिया। अब यहाँ पे क्या किया, बैलेंस करना है इस रिएक्शन को पहले तो यहाँ पे कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन वहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा आई थिंक, बाकी सब बैलेंस हो गया है। राइट, तो अभी क्या करना है, स्टोइचियोमेट्री क्या बोलती है, ये जो आगे नंबर लिखा होता है यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कैल्शियम क्या है, यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 है और ये सब 1 है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, एक बार में समझ आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या बोलता है, 1 मोल ऑफ CaCO3 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल HCl के साथ कंप्लीट रिएक्ट करेगा, ना इसको कमी रहेगी ना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, 1 मोल CaCO3 रिएक्ट करेगा 2 मोल HCl के साथ, तो वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे 1 मोल CaCl2 और 1 मोल H2O, 1 मोल CO2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 1 मोल CaCO3 को रिएक्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए, HCl के 2 मोल चाहिए। ठीक है, और या फिर मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल CaCO3 से मेरे को कितने मोल्स मिल रहे हैं, CaCl2 का 1 मोल।
H2O का भी 1 मोल और CO2 का भी 1 मोल मिलेगा मुझे, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे ये गिवन ना हो और सिर्फ ये बोल दे कि 2 मोल HCl है और उसने इनफ CaCO3 के साथ रिएक्ट किया, तो बताओ कितने मोल CaCl2 मिलेंगे? 1 मोल मिलेगा। यहाँ पे भी H2O पे भी 1 मोल मिलेगा और CO2 पे भी 1 मोल मिलेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन में जो आगे लगे होते हैं ना नंबर, स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं, ये कोफिशिएंट डिटरमाइन करते हैं कि 1 मोल को कितने मोल्स ऑफ HCl चाहिए, ठीक है। अब 1 मोल को 2 चाहिए, तो आधे मोल के लिए अगर मैं बोलूँ तो सीधी सी बात है 1 मोल HCl चाहिए होगा। इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं सर। क्या है, अगर मुझसे पूछा गया कि मेरे को बनाना है सिर्फ आधा मोल CO2 का सिर्फ आधा मोल चाहिए, तो मुझे ये बताओ कितना CaCl2 के मोल्स लेने और कितने HCl के मोल लेने। तो इस इक्वेशन में देखने से क्या पता चल रहा है, 1 मोल CO3 का लूँगी तो CO2 का 1 मोल बनेगा। आधा मोल बनाने के लिए मैं इसका आधा ही मोल ले लूँ, CaCO3 का बन जाएगा मेरा आधा। HCl कितना चाहिए होगा मुझे? 2 मोल HCl से बन रहा था 1 मोल, 2 मोल से 1 मोल बनना है, तो आधे मोल के लिए मुझे ये 1 मोल चाहिए होगा। आधे मोल के लिए 1 मोल HCl काफ़ी रहेगा मुझे, ठीक है। तो यही है आपस में जो ये रिलेशन है इनका, इसी को जो सॉल्व करते हैं उसी को स्टोइचियोमेट्री में सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है। अब एक टिप ये है कि जब भी आपको गिवन हो कोई भी क्वेश्चन, आपको ग्राम में गिवन हो सकते हैं, ml में गिवन हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये बता सकते हैं, ठीक है। इन सब को सिंपल क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए किस में कन्वर्ट कर लो? मोल में, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे गिवन है, मान लो कि ये कितना है 100 ग्राम, अगर मुझे गिवन है कि 100 ग्राम CaCO3 था, इसी तरह HCl का करते हैं मुझे 36.5 ग्राम, ठीक है। इतना है, तो पहला काम क्या करना है, इनको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ताकि तुम्हें पता रहे यहाँ पे 1 मोल आ गया। मान लो यहाँ पे 200 ग्राम अगर मुझे गिवन था CaCO3, तो इसका मोलर मास होता है 100, तो 200 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? 2 मोल्स। इतना तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए जल्दी से कि 2 मोल्स हो गए, ठीक है। तो 1 मोल से रिएक्ट प्रोड्यूस कर रहा था 1 CaCl2, तो 2 मोल से कितने प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल CaCl2, और CaCl2 का मास आप निकाल सकते हो बाद में कि 1 मोल में कितना है तो 2 मोल में कितना होगा, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करने से क्या होता है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके में हो जाता है। इतने से इतना रेट करें, इतने से इतना करेगा, और फाइनल जितने भी मोल से, तो आप ग्राम में भी जा सकते हो, मॉलिक्यूल्स में भी जा सकते हो, एटम्स जितने निकाले जो निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो सबको, पूरे को। और अगर पूरा ही मास में गिवन है तो भी आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ये गलती मत कर देना। 200 ग्राम अगर मुझे यहाँ पे गिवन है और 36.5 ग्राम अगर मुझे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि 200 ग्राम CaCO3 रिएक्ट कर रहा है 36.5 ग्राम से, नहीं। इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर फाइंड आउट करो कि कितने से रिएक्ट कर रहा है, कितना बच रहा है, ठीक है। तो मोल्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्यों नहीं किया ये हमने, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये तो पूरा रिएक्ट कर गया लेकिन ये अभी भी बच गया, ठीक है। तो रिएक्शन होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। ये हम पढ़ते हैं अभी लिमिटिंग रिएजेंट्स जो होते हैं और एक्सेस रिएजेंट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ते हैं लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स। ये थोड़ा सा समझ आएगा स्टोइचियोमेट्री, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा क्या कर रहे हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, एक्सेस रिएजेंट्स क्या होते हैं, ये हम किससे समझेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक तो स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दूसरा हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। क्या बोला था मैंने कि 50 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्टेड विद 18 ग्राम ऑफ स्टेन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe2O3, ठीक है। आयरन ने पानी के साथ रिएक्ट किया, Fe2O3 बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, यहाँ से देखो क्योंकि हाइड्रोजन है, ठीक है। विच वन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। अब लिमिटिंग का मतलब समझ आ रहा है कि कम, लिमिटेड कम, ठीक है। तो क्या होता है कई बार रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक ये डस्टर है, एक मार्कर वाला है प्रोडक्ट है। ये वाला मैंने एक्सेस दे दिया, 5 ग्राम ही चाहिए था मुझे, बट मैंने ले लिया है 10 ग्राम, ठीक है। ये वाला मुझे चाहिए था 5 ग्राम लेकिन लिया मैंने 2 ही ग्राम, ठीक है।
तो ये 10 का फ़ायदा क्या है, जब यही 2 ग्राम है, दोनों रिएक्ट करेंगे ना मिलके, दोनों के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो जब दोनों के सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो कंप्लीट रिएक्शन होगी। ये तो 10 ग्राम ले लिया, चाहिए थी 5 ही ग्राम, ये मैंने 2 ही ग्राम लिया, चाहिए थी 5 ग्राम, तो ये वाला जो कंपाउंड है मेरे पास कम पड़ गया, रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं, मेरे पास कम ही पड़ गई इसकी। तो जिसकी सॉरी, जिसकी कमी पड़ जाए तुम्हें उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जो ज़्यादा रहे उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। फिर से समझते हैं, जब 2 या 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तभी रिएक्शन होती है, ठीक है। मान लो ये आएगा और ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है। तो दोनों मुझे मान लो अभी के लिए 5-5 ग्राम चाहिए था, बट मैंने ये ले लिया 10 ग्राम, काफ़ी सारा, और ये ले लिया 2 ही ग्राम। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो 2 ग्राम के बाद ख़त्म, ये तो बच गया लेकिन ये नहीं है यहाँ पे। तो जो चीज़ ख़त्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्सेस में रह जाए उसको एक्सेस रिएजेंट। अब क्या होगा, रिएक्शन जो होगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा वो इस पे डिपेंड करेगा, कम जो होगी, ठीक है। इसने तो अपना 10 ग्राम है, मेरा तो पूरा, मैं तो बोलूँगा कि मेरे तो 10 के अकॉर्डिंग मेरे इतने ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन ये बोलेगा मैं तो नहीं हूँ इतना, मेरे तो 2 ही ग्राम है, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, कम प्रोडक्ट बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, कम प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। इसको कैसे समझोगे, एक साइकिल की फैक्ट्री मान लो, ठीक है, ये साइकिल बना दी मैंने, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 1-2 लोग मिलके बना रहे हैं इसको, ए और बी, ठीक है। ए क्या काम कर रहे हैं, इसके पहिए लगा रहे हैं, और बी का क्या काम कर रहा है, फिर उसको पूरा कंप्लीट कर रहा है, या फिर दोनों एक एक पहिया लगा रहे हैं। मान लो ऊपर की बॉडी कंप्लीट है और ये दोनों मिलके एक एक पहिया लगा रहे हैं। 1 घंटे में ए ने क्या किया, 50 पहिए लगा दिए, 50 टायर कंप्लीट कर दिए इसके, ठीक है, 50 टायर लगा दिए। बी क्या है, थोड़ा स्लो है, इसने क्या किए, सिर्फ 30 टायर लगाए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ए के अकॉर्डिंग तो 50 साइकिल बन जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो 50 दे दिए टायर लगा के, लेकिन 30 यहाँ पे बी ने क्या किया, सिर्फ 30 ही लगाए। जब तक इन दोनों के नहीं लगेगी तब तक साइकिल बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। तो अभी साइकिल कितनी बनेगी, सिर्फ 30, क्योंकि टायर दोनों ने ही 30 इसके यूज़ हो गए और 30 इसके यूज हो गए, 30 साइकिल तो बन गई, लेकिन इसके जो बचे हुए 20 है ना, वो एक्स्ट्रा पड़े हैं, 1 टायर लगी हुई साइकिल पड़ी हुई है, अभी बनी हुई है, ठीक है। तो पूरी जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड कर गया, पूरा जो हमारी साइकिल कितनी बनी है वो बी पे डिपेंड कर गया, जो कम है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि जो कम अमाउंट में हो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो थोड़ा और समझ आएगा। इसमें क्या बोला है कि आयरन ने रिएक्ट किया है पानी के साथ। एक तो इक्वेशन देख के ना घबराना नहीं है, यहाँ पे आयरन पता नहीं क्या बना दिया, Fe2O3, सिंपल रिएक्शंस होते हैं, लिख दो उसको। एज सच इसमें बहुत केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होती जो मोल कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करना होता है इसमें, बैलेंस करो रिएक्शन को, ठीक है। रिएक्शन को पहले बैलेंस करना है, तो इसको मैं डायरेक्टली बैलेंस करके लिख रही हूँ। 3 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा इसका, 1 मिनट, ये हो जाएगा 4H2 एंड 4H2, ठीक है। चलो सॉरी, ये Fe3O4 है, तभी बैलेंस नहीं हो रही था, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, अब बैलेंस होगी नहीं, 3, 4 और ये सिंपल, ठीक है। तो पहला काम कर लिया हमने रिएक्शन को बैलेंस। अब यहाँ पे क्या है, 3 मोल आयरन का रिएक्ट कर रहा है 4 मोल पानी के साथ, 1 मोल Fe3O4 और 4 मोल गैस निकल रही है। पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखो 50 ग्राम आयरन है हमारे पास, ठीक है। पानी कितना दिख गया है हमें, 18 ग्राम, और बाकी की चीज़ें तो हमें निकालनी है। यहाँ पे क्या है, 3 मोल आयरन है, 3 मोल आयरन, ठीक है। 1 मोल आयरन का मास होता है 56, ठीक है। तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 × 56, ये कितना ग्राम आ जाएगा, 3 × 56 करेंगे तो ये आंसर आ रहा है यहाँ पे 168 ग्राम, ठीक है, 168 ग्राम। इसी तरह से 4 मोल ये है, पहले जो बैलेंस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ग्राम्स लिखो, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में बात हो रही है। अगर वॉल्यूम में बात होती है हम पूरे वॉल्यूम निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 मोल H2, 1 मोल में 18 ग्राम होता है पानी, तो 4 मोल में कितना हो जाएगा, इतना 18 18 × 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72 ग्राम, ठीक है।
ये आगे का कैलकुलेट हमें नहीं करना क्योंकि प्रोडक्ट है वो तो, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 3 मोल रिएक्ट कर रहा है 4 मोल से, इतना तो पता है। यहाँ पे ग्राम्स में बात हो रही थी इसलिए हमने 3 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 4 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, 168 ग्राम आयरन रिएक्ट कर रहा है 72 ग्राम ऑफ H2O के साथ, ठीक है। अब 50 ग्राम आयरन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, ये देखो 50 ग्राम अगर मैंने आयरन ले लिया यहाँ पे तो ये रिएक्ट करेगा 72 ग्राम अपॉन 168 × 50, ठीक है। इतने ग्राम ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा। अगर ये कंप्लीट पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या होगा, ये एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर पानी बच जाता है तो ये एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अगर ये बच जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको कैलकुलेट आप करो एक बार, कैलकुलेट करना है एक बार। अगर मैं उल्टा करती हूँ, यहाँ पे 72 ग्राम पानी है, वो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 168 ग्राम आयरन के साथ। तो 18 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 168 डिवाइडेड बाई 72 × 80। तो ये आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 42 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम पानी को कितना चाहिए होता है, 42 ग्राम ऑफ आयरन चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कितना गिवन है, 50 ग्राम आयरन 18 ग्राम, ठीक है। तो 18 ग्राम में सिर्फ 42 ग्राम आयरन चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेस में आयरन है इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। और ये कम है तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा पानी कितना चाहिए था, आयरन कितना चाहिए था, वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि 18 ग्राम में इतना आयरन चाहिए था, तो ये ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएजेंट डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करती है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हो कि लिमिटिंग कौन सा, एक्सेस कौन सा। अगर सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा लिमिटिंग है, लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। जब आपसे ये पूछ लेंगे कि बताओ कितना बच जाएगा मेरे पास रिएक्ट करने के बाद, तब तो फिर आपको पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 42 ग्राम तो यूज़ हो गया और 42 में से 50 अगर मैं माइनस कर दूँगी तो 8 ग्राम मेरे पास बच गया है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ कितना बच जाएगा आयरन, ठीक है। तो अगर सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तब के लिए वो यूज़ हो सकता है, और वो है लिमिटिंग रिएजेंट को डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे करना है। पहले तो जो भी गिवन है ना आपके पास, इतना 50 ग्राम गिवन है और वो 18 ग्राम है, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मोल्स में, मोल्स को कैसे कन्वर्ट करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 50 है डिवाइडेड बाई 56, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन हो गए, ठीक है, गिवन मोल्स। और ये स्टोइचियोमेट्री के आगे जो कोफिशिएंट होता है ना उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ठीक है। ये निकालो, एक एलिमेंट का निकाल लिया आपने, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ये कुछ आ गया, मान लो 0.4 आ गया। अब यहाँ पे आओ, दूसरे वाले जो रिएक्टेंट है उसमें भी ऐसे ही करो, गिवन नंबर ऑफ मोल्स 18 ग्राम में 1 ही मोल होगा पानी का, उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये कुछ आ जाएगा 0.25, ठीक है। इन दोनों में से देखना है जो कम है, ठीक है। ये 0.4 है, 0.2 है, तो ये कम है ना, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो ज़्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट। अगर डायरेक्ट आपसे सिर्फ यही पूछा है कि लिमिटिंग कौन सा होगा और एक्सेस कौन सा होगा, तो क्या करना है, गिवन जो मास है या वॉल्यूम है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मोल्स को जो ये कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो, उसमें से जो कम नंबर ऑफ होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, आराम से पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब द चैनल, ओके, बाय।